बारात की आमद ने पूरे इलाके को जगमगा दिया था। मैरिज हॉल के सामने रंग बिरंगी लाइटों की चमक दमक थी और ढोल की थाप पर खुशियों का शोर इस कदर बुलंद हो चुका था कि माहौल में सिर्फ कहकहों, भंगड़ों और मुबारकबादों की गूंज सुनाई दे रही थी। लड़के वाले अपने पारंपरिक अंदाज में खुशी का इजहार कर रहे थे। मर्द हाथों में हार और कैमरे संभाले खुशी खुशी भागदौड़ में बिजी थे, जबकि औरतें रंग बिरंगे जोड़ों में लिपटी हुई कह कह लगाते सेल्फियां बनाती इधर उधर घूम रही थीं। ढोलचियों के साथ साथ नौजवान लड़के पारंपरिक गीतों पर धमाल कर रहे थे। दूल्हा साहब भी दिलकश शेरवानी में बांके सजे हुए थे। उनके होठों पर मुस्कान और चेहरे पर गर्व की चमक थी। आखिरकार अपनी मोहब्बत हासिल करने जो जा रहे थे, कोई छोटी बात तो नहीं थी। कुछ ही पल बाद उसी भीड़ से कुछ दूरी पर एक पुराना सा रिक्शा आकर रुका। रिक्शे की गर्द में लिपटी वो एक शख्सियत जैसे वक्त से कटी हुई थी। अर्शी रिक्शे से उतरी तो जैसे वक्त थम गया। गुलाबी फ्रॉक में लिपटा वजूद किसी तारीफ का मोहताज नहीं था। खूबसूरत रंगत की मालिक वो बेहद दिलकश थी, लेकिन आज बेजान सी लग रही थी। उसका सरापा खूबसूरती की एक जीती जागती तस्वीर था, लेकिन आज उस तस्वीर पर गम का ऐसा रंग चढ़ा था जो किसी शब्दों में समाया नहीं जा सकता था। उसके चेहरे पर फैली जर्दी, काजल की बिखरी हुई लकीर जो शायद बहते आंसुओं की निशानी थी, और उसकी रोई रोई सी आंखें, सब जैसे किसी अधूरी कहानी की निशानियां थीं जो दिल की दीवारों पर छुपी बेचैनी को बयान कर रही थीं। अर्शी ने भीड़ की तरफ एक नज़र डाली जहां हर कोई नाच गाने में मगन था, जैसे जिंदगी अपनी पूरी आबोताब से बह रही हो, मगर उसकी निगाहों में वो चमक न थी। दूल्हे के करीब खड़े लोगों के कहकहों और भंगड़ों की गूंज उसके कानों में जैसे किसी बेरहम तंज की तरह गूंजी हो। दिल एक पल को कसकर रह गया। उसकी पलकों में लर्जिश आई, होंठ थोड़े खुले जैसे कुछ कहना चाहा हो, मगर लफ्ज गले में कहीं अटक गए थे। एक लंबी गहरी सांस ली जैसे अंदर का बोझ किसी अनदेखी हवा के हवाले कर रही हो। बिना किसी से नज़र मिलाए वो धीरे धीरे मैरिज हॉल की तरफ बढ़ी। कदमों की चाप जैसे जमीन पर लिखी कोई दास्तान हो। वो किसी कीमत पर आज मैरिज हॉल नहीं आती, मगर मजबूरी थी। बहन की शादी अटेंड करना बेहद ज़रूरी था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसने एक बार फिर सबको देखा। सब लोगों के चेहरे खुशियों से चमक रहे थे, मगर उसके दिल में खामोशी का शोर था। उस शोर से बचने के लिए वो सीधी ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गई, ताकि अपनी बहन से मुलाकात करके कुछ देर अपने दिल को बहला सके। लेकिन जो हादसा उसके साथ अभी अभी पेश आया था, वो शब्दों का मोहताज नहीं था। वो उदास थी, बेहद उदास। लेकिन वो उदासी सिर्फ बहन की रुखसती की नहीं थी, ये दुख तो कुछ और था। आज किसी बेहद अपने ने उसके कोमल वजूद की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। जैसे दिल के किसी कोने में एक फैसला उसका दिल तोड़ गया हो, जैसे वो किसी ख्वाब को अपनी पलकों से उतार कर आई हो हमेशा के लिए। शायद वो कुछ खोकर आई थी या किसी कुर्बानी का बोझ उसके कंधों पर था, लेकिन अब वो सब कुछ भूल कर सिर्फ एक बहन थी जो अपनी दुल्हन बनी बहन के कमरे की ओर जा रही थी। उदासी की चादर ओढ़े, खामोशी से तन्हा, कई नजरें उस पर उठी थीं। लोग उसके दीवाने हुआ करते थे। हर औरत उसे अपनी बहू और हर मर्द उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था। खुदा ने उसे बनाया ही इतनी फुर्सत से था, लेकिन कहते हैं ना, हसीन चेहरे तकदीरों के मोहताज होते हैं। आज उसका हाल भी उन्हीं कुछ लोगों में से था। ब्राइडल रूम का दरवाज़ा धीरे से खुला तो खुशबुओं से महकता गुलाबी और सुनहरी रोशनी में डूबा कमरा जैसे लम्हा भर को सांस रोक गया। रमशा आईने के सामने खड़ी थी, सफ़ेद और गुलाबी लहंगे में सिमटी, मोतियों और कुंदन के जेवरों से सजी, जैसे कोई ख्वाब हकीकत का रूप धर चुका हो। उसके चेहरे पर दुल्हनों वाली खास चमक, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा इंतजार था। ज्यों ही अर्शी नजरें दोनों की मिली थी, रमशा ने हैरत से पलट कर देखा और अगले ही लम्हे अपने भारी भरकम लहंगे की परवाह किए तेजी से उसकी ओर बढ़ी थी। अर्शी, उसकी आवाज़ में गिला भी था और खुशी भी। अर्शी के लबों पर धीमी सी एक मुस्कान आई थी। वो दोनों एक दूसरे के गले लगी। रमशा ने अपनी बहन को सीने से लगाया तो जैसे बरसों की तड़प एक पल में सिमट आई। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। फिर रमशा ने पीछे हटकर अर्शी को देखा और उसके चेहरे को गौर से पढ़ने लगी। उसकी रोई हुई गुलाबी आंखें, चेहरे पर उदासी। रमशा एक पल के लिए ठिठक गई थी, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया शायद मुझसे जुदाई का गम है, इसीलिए उसने बहन को कुरेदना सही नहीं समझा और बात का रुख पलट दिया। कहाँ चली गई थी तुम? रमशा की आवाज़ में शिकवा था। न तुम मेरे साथ पार्लर आई, न हॉल के दरवाजे पर मुझे रिसीव किया। सब लड़कियां मेरे साथ थीं, बस तुम ही नहीं थी।
जानती हो दिल कितना उदास हो गया था मेरा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक तुम्हारी ज़रूरत थी, मगर तुम आई ही नहीं। बहन का फ़र्ज कोई ऐसे निभाता है, वो शिकवा भरे शब्दों में बोली। तो अर्शी ने तुरंत नरमी से रमशा के हाथ को थामा और ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अरे पगली, मैं इधर उधर कुछ कामों में फंस गई थी। तुम्हें पता तो है, सब कुछ समेटना भी तो था ना। और वैसे भी तुम्हें इतना खूबसूरत बनकर देखना था कि सारी थकावट, सारा वक्त, सब कुछ भूल गई मैं। रमशा का चेहरा नरम पड़ गया, मगर फिर भी वो जिद में बोली, फिर भी अर्शी, तुम मेरे लिए सबसे खास हो, और तुम ही गायब हो गई थी। तुम्हें मालूम है, पार्लर वाली भी तुम्हारे बारे में बार बार जिक्र कर रही थी, और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। तुम्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि तुम किसी पार्लर से तैयार होकर आई हो। कुछ हुआ है क्या? आंखें इतनी नम क्यों हैं? उसकी हालत को देखकर रमशा अब बेचैन होने लगी थी, इसलिए पूछ ही लिया। अर्ची ने उसकी बात को टालते हुए उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा और धीरे से बोली, चलो छोड़ो, फिजूल की बातें हैं सब। अब मेरी बहन जा रही है, रोऊं भी नहीं। खैर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और बहुत प्यारी भी, लेकिन अब जल्दी ही तुम किसी और की ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी और हम लोगों को भूल जाओगी। बस यही सब कुछ सोचकर मेरी आंखें नम हो गई थीं। अल्लाह तुम्हें इसी तरह मुस्कुराता हुआ रखे। रमशा ने शर्माकर निगाहें झुका लीं और अर्शी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए दिल की गहराइयों से दुआ देना शुरू कर दिया। अल्लाह तुम्हें यूं ही हंसी रखे, तुम्हारी हंसी कभी न रुके, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई आंसू ना आए, तुम जहाँ रहो वहाँ खुशियाँ तुम्हारा रास्ता देखें, तुम्हें ऐसी मोहब्बत मिले जो तुम्हें टूट कर चाहे, तुम्हें कोई कभी उदास न देखे। रमशा, तुम्हारी झोली हमेशा भरी रहे, न आँखों में उदासी हो, न दिल में कोई खला। अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे, कभी तुम्हारी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। रमशा की पलकें लरचने लगीं। वो अर्शी के सीने से लगकर आहिस्तगी से बोली, आमीन अर्शी, तुम भी हमेशा मेरे साथ रहना, तुम्हारी दुआएं मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। लेकिन तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अर्शी ने उसे खुद से भींच लिया, मगर आंखों के गोशे खामोशी से भीग चुके थे। वो रमशा के माथे को चूमते हुए कुछ भी न बोली, जैसे आंखों की नमी को हर लफ्ज़ का जवाब दे दिया हो। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में मोहब्बत की वो शिद्दत थी जो सिर्फ बहनों के बीच होती है, अनकही, बेआवाज, मगर सबसे गहरी। अर्शी ब्राइडल रूम से बाहर आई तो मैरिज हॉल की रोशनियों में जैसे सब कुछ जगमगा रहा था। कह कहे, हंसी, मौसीकी, खुशबू, हर चीज़ मुकम्मल थी, सिर्फ वो खुद अधूरी थी। वो इन सबसे अलग एक कोने में खामोशी से जाकर बैठ गई। दिल में कहीं गहराई से एक दर्द हिलकोरे ले रहा था, और आंखों में चमक की जगह एक दर्द था जो अंदर ही अंदर उसे खा रहा था। वो धीरे धीरे अतीत के दर्दनाक यादों में खोती चली गई। आज सुबह वो अपने अंदाज में मगन जल्दी जल्दी पैकिंग करने में लगी हुई थी, ताकि रमशा के साथ ही पार्लर के लिए रवाना हो सके। अभी उसने बैग पैक ही किया था जब अचानक फ़ोन की स्क्रीन पर एक रोशनी चमकी। अरहम कॉलिंग। स्क्रीन पर नाम देखते ही वो चौंक उठी थी, पलकें झपकाईं, सांस एक लम्हे को रुक सी गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका हाल हमेशा उसकी कॉल पर ऐसा ही हो जाता था। हेलो, उसकी आवाज़ हल्की और धीमी थी। अर्शी। दूसरी तरफ से अरहम की जानी पहचानी और गंभीर सी आवाज़ उभरी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप? उसने रिवायती अंदाज में पूछा, मगर दिल की बेचैनी को छुपा न सकी। मैं भी ठीक हूँ अर्शी, जब से तुम गई हो दिल को करार नहीं आया। इतने दिन हो गए तुम्हें देखे बगैर, बात किए बगैर। तुम जानती हो ना कितना मुश्किल है ये सब। अर्शी ने एक लम्हा भर खामोशी इख्तियार की, फिर नरमी से बोली, यार वीडियो कॉल कर लो ना। मैं नहीं आ सकती, आपको पता तो है रमशा की शादी चल रही है, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। ओह, तो मैं अब गैर हो गया, एक शादी मुझसे ज़्यादा अहम हो गई। 3 साल का रिश्ता, क्या वो सब इतना कमज़ोर था? अरहम की आवाज़ में दुख था, मगर लहजा कड़वा होता जा रहा था। वो बेवजह बात को खींच रहा था। वो हैरान हुई थी, लेकिन फ़ौरन ही अपनी हैरानी छुपा गई। अरहम, ऐसी बातें मत करो, तुम जानते हो मेरे लिए तुम क्या हो। लेकिन अभी वक्त थोड़ा मुश्किल है ना। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली थी कि कहीं कोई आ न जाए। नहीं अर्शी, मैं तुम्हारे ये रटे रटाए शब्द नहीं सुनना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, एक बार, बस एक बार। सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बताओ आ रही हो या नहीं। अरहम की आवाज़ में एक जिद थी, एक मान था, और शायद बेबसी भी। अर्शी ने आह भरकर आंखें बंद कर लीं, जैसे दिल के किसी कोने में अरहम का चेहरा उभर आया हो। वो जानती थी इनकार नहीं कर पाएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ, हम रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वही पुराना वाला। ओके, मैं वहीं हूँ।
जानता था जब मिलने बुलाऊंगा तो इनकार नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैं पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब जल्दी से आ जाओ। और हमने एक हल्की सी सांस ली, जैसे वो लम्हा भर को जीने लगा हो। जल्दी आना, बहुत याद आ रही हो अर्शी। कॉल बंद होते ही चंद लम्हे वो यूं ही बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस तरह अपनी माँ को कायल करे, लेकिन जाना भी बेहद जरूरी था। वो किसी भी कीमत पर अरहम की बात टाल नहीं सकती थी, क्योंकि अरहम की बात ना मानना अरहम को नाराज कर देना, और जब वो नाराज होता था तो उसे मनाना बेहद मुश्किल हो जाता था। अर्शी ने आहिस्तगी से अपनी ज्वेलरी बॉक्स बंद की और शिफॉन का दुपट्टा संभालते हुए बैग का जिप बंद कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ी ताकि एक बार अपनी माँ को खबर दे सके। सामान उसने हाथ में ही उठा लिया था। बाहर निकली तो आंगन की कच्ची रोशनी में जैबुन्निसा बेगम चारपाई पर बैठी शायद कोई दुआएं पढ़ रही थीं। सफ़ेद दुपट्टा सर पर, हाथ में तस्बीह और आंखों में थकान की लकीरें। अर्शी ने एक नज़र माँ को देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ी। अम्मी। जैबुन्निसा बेगम ने चौंक कर उसे देखा। हाँ बेटा। अम्मी, वो मैं आपको बताने आई थी, जो मेरी रमशा के साथ पार्लर की बुकिंग थी ना, मैंने वो कैंसिल करवा दी है। मैं कहीं और जा रही हूँ तैयार होने, थोड़ा अलग सेटिंग चाहिए थी। आप रमशा को लेकर पार्लर चली जाना, मैं खुद पहुँच जाऊँगी हॉल। जैबुन्निसा बेगम ने तस्वीर रोक दी, जैसे कुछ उम्मीद से परे बात को सुन लिया हो। क्या? कहाँ जा रही हो तुम? और ये अलग सेटिंग क्या होती है? पागल हो गई हो क्या? घर मेहमानों से भरा हुआ है और तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो। दोनों बहनें एक ही पार्लर से तैयार होकर आओ, टाइम भी बचेगा, दोनों एक दूसरे के साथ भी रहोगी। ये अलग अलग तैयार होने की तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गई? अर्शी ने नजरें चुराई। नहीं अम्मी, बस वो एक दोस्त के साथ जाना है, उसके घर से तैयार होंगी, ज़्यादा रश भी नहीं होगा। दोस्त? अर्शी, तुम्हारी दोस्तें हैं कहाँ? कौन है जिसके यहाँ जा रही हो? मैं तो समझी थी तुम तो रमशा के साथ ही जाओगी। आखिर बड़ी बहन है, सबकी नज़रों का मरकज़ वही होगी। और तुम्हें मालूम है ना ख़ानदान वाले तुम्हें कितना चाहते हैं, सब पूछेंगे तुम्हारे बारे में। और इस बार अर्शी ने थोड़ा सा तेज लहजे में कहा। अम्मी प्लीज़, आप रमशा के साथ चली जाएं, उसे वक्त पर तैयार करवाएं, मैं खुद पहुंच जाऊंगी। जैबुन्निसा बेगम के माथे पर बल पड़ गए। वो सख्त लहजे में बोली, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? इधर मेहमान आ रहे हैं, उधर दुल्हन को संभालूं, अब मैं उसके साथ भी जाऊँ? ये क्या जिद है? अर्शी ने जल्दी से नज़रें झुकाई, जैसे अपने फैसले पर कायम रहना चाहती हो। अम्मी, मैंने सब सेट कर लिया है, बस आप रमशा का ख्याल रखें, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। अर्शी। जैबुन्निसा बेगम ने उसका बाजू थामना चाहा, मगर अर्शी पीछे हट गई। अम्मी प्लीज़, देर हो रही है, आप रमशा के साथ चली जाएं, कुछ नहीं होगा। देख अर्शी, कोई तमाशा ना करना, तुम्हें अंदाज़ा भी है आज का दिन कितना अहम है। उनकी आवाज़ बुलंद हो गई, मगर अर्शी ने बैग उठाया, चप्पल पहनी और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। अर्शी, अर्शी, मैं कह रही हूँ रुक जाओ। जैबुन्निसा बेगम की आवाज़ पीछे से उभरी, मगर अर्शी का कदम न रुका। वो दरवाजे से निकल गई। उसे जाना था और अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। अरहम के मामले में वो इस तरह ही पागल हो जाती थी। रिक्शे के पहिए जैसे हर मोड़ पर एक नया ख्याल अर्शी के दिल में उतार रहे थे। अर्शी के दिल में सिर्फ एक ही जगह की तस्वीर साफ थी, बाकी सब धुंधला रहा था। वो रेस्टोरेंट जहां उसने 3 साल पहले पहली बार अरहम के साथ बैठकर चाय पी थी, वही जगह जहां पहली बार उसने महसूस किया था कि कोई उसकी बातों को संजीदगी से सुनता है, बिना किसी फायदे या बिना किसी गरज के। रिक्शा झटके से रुका तो अर्शी ने चौंक कर इधर उधर देखा, अपने गुलाबी दुपट्टे को संभाला और बैग कंधे पर रखा। रेस्टोरेंट का वही पुराना बोर्ड, वही महक और वही एहसास, जैसे वक्त थम सा गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ी। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। एक अजीब सा सुकून भी था और एक अनजानी सी घबराहट भी। 3 साल पहले उनकी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के 2nd सेमेस्टर में हुई थी। अर्शी की आंखों में ज्ञान की चमक थी और लहजे में आत्मसम्मान, जबकि अरहम शांत स्वभाव वाला, नरमी से बातें करने वाला, नजरें झुकाकर बोलने वाला लड़का था। उनकी दोस्ती कुछ ही महीनों में गहराती चली गई। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन की चाय, एक दूसरे के नोट्स शेयर करना, ये सब मामूली बातें थीं, मगर इन्हीं में कुछ असामान्य जड़ें थीं जो धीरे धीरे दिलों में उतरती चली गईं। अर्शी को अरहम की आदत बहुत पसंद थी कि वो कभी भी उसे छूने की कोशिश नहीं करता था। वो हमेशा एक फासला बनाकर बात करता, नजरें झुकाता, इज्जत देता, और यही चीज़ थी जिसने अर्शी के दिल में अरहम की मोहब्बत के बीज बो दिए थे।
उनके बीच कभी कोई अश्लील बात नहीं हुई थी, ना ही कोई हद पार हुई थी। उनका रिश्ता बेहद साफ और सच्चा था। इन 3 सालों में अरहम ने हमेशा अर्शी की राय को अहमियत दी, उसकी बातों को सुना, उसके गुस्से को सहा और उसके दुख को चुपचाप महसूस किया। अरहम के घर वालों को अर्शी के बारे में सब कुछ पता था। उसकी तस्वीरें, उसके पसंद नापसंद, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी उनके दिलों में बस चुकी थी। मगर अर्शी के घर वालों को अरहम का नाम तक नहीं पता था। वो जानती थी अगर जिक्र भी कर दे तो घर में तूफान आ जाएगा, मगर फिर भी उसने इस रिश्ते को कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि ये मोहब्बत उसकी रूह में उतर चुकी थी। वो मेज के पास ही रुकी हुई थी जब अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई। चिंता से उसने दरवाजे की ओर देखा कि तभी भीगा हुआ अरहम अंदर दाखिल हुआ। वो कुछ कहती इससे पहले ही वो बोला, कैसी हो? तुमने आने में लेट कर दिया तो बस यहीं कुछ दूर टहलने के इरादे से चला गया था, लेकिन तभी अचानक बारिश हो गई और पूरा का पूरा भीग गया। खैर, बारिश तेज हो रही है तो मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलो, वहीं तैयार हो जाना। ये सुनकर अर्शी एक पल के लिए हड़बड़ाई थी। उसकी हड़बड़ाहट को अरहम ने भी महसूस कर लिया था। यार, इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? वो फ्लैट तुम्हारे अरहम का ही है। एक नज़र उसने उसके वजूद पर डाली और फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, चलते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। जबकि दोनों एक साथ गाड़ी की ओर बढ़े थे। एक छोटी सी दूरी के बाद गाड़ी एक झटके से बिल्डिंग के पास रुकी थी। दरवाज़ा खोलते ही अरहम ने अर्शी का सामान उठाया और प्यार से अंदर रख दिया। छोटा सा फ्लैट लेकिन बहुत ही साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। एक और सोफे पर सफ़ेद कुशन रखे थे। सामने टेबल पर एक छोटा सा गुलदस्ता और खिड़की के पास एक स्टैंड लैंप रखा हुआ था। हल्की पीली रोशनी कमरे में फूट रही थी। अर्शी की नज़र जैसे एक एक चीज़ को सरा रही थी। वाह अरहम, तुमने तो बहुत खूबसूरत सेटिंग की हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए दिल से कहा। अरहम ने मुस्कुराकर उसका बैग एक कोने में रखते हुए कहा, हाँ, बस तुमसे कम, तुम जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। अर्शी ने चौंक कर उसे देखा। अरहम की आंखों में जैसे थकान और तड़प की एक लकीर थी। वो अर्शी के पास आया, कुर्सी खींचकर बैठा और गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें पता है अर्शी, इतने दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई तो मेरा दिल कितना बेचैन था तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, हर दिन हर रात, बस तुम्हारी एक झलक को तरस गया था। आज मुझसे और सहन नहीं हो रहा था, बस इसीलिए तुम्हें बुला लिया। पता नहीं शादी को तुमने इतना क्यों बड़ा बना लिया है। यहाँ देखो मेरी हालत क्या हो गई है। और अर्शी का दिल खुशी से एक पल के लिए धड़क उठा था कि उसे कितना चाहने वाला हमसफ़र मिलने जा रहा था। लेकिन उसे शिकायत भी थी कि उसने जल्दबाजी में उसे मिलने के लिए बुलाया था। अर्शी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में शिकायत भी कर दी, अरहम, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है, तुम बिल्कुल मेरा नहीं सोचते। मुझे कितनी मुश्किल हुई थी यहाँ आने में, तुम्हें अंदाज़ा भी है। अरहम चुपचाप सुनता रहा। अर्शी की आवाज़ में शिकायत कम और थकान ज़्यादा थी। अम्मी को कितनी मुश्किल से समझाया है मैंने, वो तो मान ही नहीं रही थी। मैंने कहा था कि मैं रमशा के साथ तैयार होने जा रही हूँ। अब इतनी मुश्किल से उन्हें मनाया है, मगर जैसे ही मैं घर से निकलने लगी उन्हें मुझ पर शक हो गया था। आखिर को माँ है, औलाद का चेहरा देख कर ही उसके अंदर का हाल पहचान जाती हैं कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। प्लीज़ इस तरह मत किया करो, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसकी बात पर अरहम हल्के से मुस्कुराया, जैसे सब सुनकर दिल को तसल्ली मिल गई हो। वो अपनी जगह से उठा, अर्शी के पास आया और नरमी से उसका हाथ थाम लिया। अरे छोड़ो ना, कोई शक नहीं हुआ उन्हें, और तुम भी परेशान मत हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करूँगा, मैं हूँ ना तुम्हें तैयार करने के लिए। उसने हर शक, हर डर, हर दुख के लिए बस एक बार अपनी आंखों में हर फिक्र हटा दी। अर्शी ने उसकी बात पर हल्की सी धीमी मुस्कान दी। दिन मामूल के मुताबिक गुजरता जा रहा था। फ्लैट की खामोश फिजा में कभी हंसी की आवाज़ें गूंजती और कभी बातों का सिलसिला चलता। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में पूरी तरह सुकून महसूस कर रहे थे। दिन के अंत में अर्शी वॉशरूम से बाहर आई, नया ड्रेस पहने हुए, और उसके बालों में नमी के साथ बुलबुले जैसी झलक थी। उसने एक नज़र आईने में डाली, फिर मेकअप की चीज़ें मेज़ पर सलीके से रखीं और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके बालों का रंग और चेहरे की सुनहरी चमक हर चीज़ को पूरा कर रही थी। लेकिन जब वो आईने में खुद को देखते हुए मेकअप करने लगी, तभी अचानक पीछे से अरहम आकर खड़ा हो गया। अर्शी एक पल के लिए घबरा सी गई। इस वक्त वो बिना दुपट्टे के ड्रेसिंग टेबल के साथ खड़ी थी। फ्रॉक का गला काफ़ी डीप था। अचानक उसने अपने हाथों से अपना गला थोड़ा सा ऊपर की ओर सरकाया था।
फिर नजरें उठाकर मुस्कुराई और अरहम की तरफ मुड़ी। क्या बात है अरहम? उसके लहजे में एक नरमी सी थी। अरहम उसकी मुस्कान को देखता हुआ उसके करीब आया। उसकी नजरें अर्शी के चेहरे पर और फिर उसके गहरे गले पर टिक गई थीं। वो धीरे से उसके और भी करीब हुआ और फिर एकदम उसके पेट के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लिया। अर्शी की आंखों में एकदम डर का असर उभरा। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए फौरन उसके हाथ को पीछे करने की कोशिश की। अरहम, क्या कर रहे हो? उसके लहजे में शिकवा और एक बेचैनी की झलक थी। उसने धीरे से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर अरहम उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करता हुआ और भी करीब बढ़ाया। अर्शी, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैंने कितने दिन तुम्हारा इंतज़ार किया है। अरहम का लहजा नरम और जज्बाती था, जैसे हर लफ्ज़ में उसकी बेचैनी और ख्वाहिश झलक रही हो। अर्शी की नज़रें धीरे धीरे उसके चेहरे पर जमती चली गईं। अरहम, छोड़ो मुझे, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। वो फिर से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन अरहम का हाथ उसके धीरे धीरे पेट के ऊपर की ओर सरकते चले जा रहे थे और अर्शी की सांस जैसे उसके शरीर से जुदा हुई थी। जब अरहम के हाथ उसकी धड़कनों तक पहुंचे थे, अर्शी अंगारों पर लौट चुकी थी, जबकि अरहम के रग रग में शरारे से भर चुके थे। वो पहली बार अर्शी के इस कदर करीब हुआ था। जब उसकी नरम खूबसूरती को महसूस किया तो खुद को बहकने से रोक नहीं पा रहा था। अरहम के चेहरे पर एक मदहोशी भरी मुस्कान आ गई थी। वो उसके और करीब हो गया। मेरे लिए तुम सब कुछ हो अर्शी, मुझे बस तुम्हारी ये मुस्कान चाहिए जो मैं इन नरम लबों से चुराना चाहता हूँ। तुम्हारी ये मौजूदगी चाहिए, तुम्हारा ये कोमल स्पर्श चाहिए। वो खुमार भरे लहजे में बोला। अर्शी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे वो तो दीवाना हो गया था। अरहम, अगर तुमने ये सब किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। उसकी आवाज़ में शिद्दत थी। वो न चाहते हुए भी उसकी कुर्बत से बचने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल कुछ और कह रहा था। अरहम उसके धकेलने की कोशिश के बावजूद रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेख्तियार अपने होंठ उसके होंठों पर रख चुका था और वो सांस रोक गई। एक हाथ अर्शी के कमर में डाले और एक हाथ से उसने उसकी डोरियों को खोल दिया था। कंधे से उसकी फ्रॉक हटाई तो वो एक झटके से फिसलकर ज़मीन पर गिरी थी और सामने जो खूबसूरत नज़ारा अरहम ने देखा था, अब कुछ और देखने की उसे इच्छा ही नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। गोल्डन कलर की खूबसूरत सी जो उसकी धड़कनों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। देखकर वो बुरी तरह दीवाना हुआ था और अपने स्पर्श की बारिश वो अर्शी के मुलायम वजूद पर करने लगा। एक झटके में उसने अर्शी को उस छोटे से पर्दे से भी आज़ाद कर दिया था और अब अरहम ने अपने गर्म लबों से अर्शी की धड़कनों को छुआ तो अर्शी एकदम होश में आई थी, लेकिन तब तक अरहम धीरे धीरे सारी हदें पार करता चला जा रहा था। उसकी पवित्र मोहब्बत को उसने तन्हाई में तबाह कर दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उसे रोक रही थी, मना कर रही थी, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुनने का रवादार नहीं था। वो उसकी मोहब्बत और उसके विश्वास को तार तार कर गया था और वो बस बेबसी कुछ भी नहीं कर पाई थी। 1 घंटे बाद फ्लैट की फिजा में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो दर्द और दुख से निढाल उसके पहलू में लेटी हुई थी। कुछ लम्हों बाद जैसे वो होश में आया था और बेख्तियार अपनी हालत पर ध्यान देते हुए वो तुरंत उससे दूर हटा था। उसकी आंखों में उलझन और पछतावा था। वो फटी फटी निगाहों से अर्शी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तन्हाई में हुई गलती उसका दम घोट रही थी। सारी हिम्मतें जमा करते हुए अर्शी बेड से उतरकर खड़ी हुई थी। चेहरा लाल था, आंखों में नमकीन आंसू थे और दिल में एक टीस उठ रही थी जो किसी तरह कम नहीं हो रही थी। वो अरहम की तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहती थी, मगर वो उससे पहले ही उसके पांव पकड़कर उसके पैरों से लिपट गया। मुझे माफ़ कर दो अर्शी, मुझे समझ नहीं आया ये मुझसे क्या हो गया। मैं बहक गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये जो मैंने किया ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये सब मैंने होश में नहीं किया अर्शी। ये सब कुछ मुझसे बेख्तियारी और गलती में हुआ है। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी हर गलती पर शर्मिंदा हूँ। पैरों से उठते हुए उसने अर्शी के दोनों हाथ थाम लिए थे। अर्शी की सांसें तेज हो गई थीं। गुस्से की लहर उसके जिस्म में दौड़ गई थी। उसकी नज़रें अरहम के चेहरे पर जमी हुई थीं और फिर एक लम्हे के अंदर उसने पूरे गुस्से के साथ उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। तुमने आज सिर्फ मेरी इज्जत ही नहीं, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया अरहम, वो बेख्तियार चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द एक साथ था। तुमने मेरी रूह को रौंद दिया है। तुमने आज एक मोहब्बत का कत्ल कर दिया है। वो एक पल के लिए रुकी और गहरी सांसें लेने लगी।
कितने गर्व से मैं सबको बताती थी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और आज तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरहम का चेहरा झुक गया। उसकी आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी की झलक थी। वो शैतान के हाथों बह गया था। अर्शी, मुझे समझ नहीं आया ये मुझसे क्या हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा ही तो अरहम हूँ। अर्शी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अपनी इस गलती की भरपाई करूँगा। तुम्हें इज्जत और मान दूँगा। लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। वो फिर से विनती कर रहा था, मगर अर्शी के दिल में एक खालीपन था जो अब कभी भरने वाला नहीं था। अर्शी का दिल सख्त हो चुका था। वो उसकी माफ़ियों से बेपरवाह हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पहनी हुई अरहम की नाम की अंगूठी निकाल कर उसके मुंह पर दे मारी। वो कदम कदम चलती हुई उठकर खड़ी हुई थी। अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम आज से मेरे लिए मर चुके हो। उसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि अरहम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया था। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। होश में आने के बाद उसे सब कुछ बिखरा बिखरा लग रहा था। उसने वाकई आज सिर्फ एक वजूद को नहीं रौंदा था, बल्कि एक मोहब्बत को भी तबाह कर दिया था। अर्शी ने अपना सामान उठाया और वहाँ से निकल गई और अब सीधा मैरिज हॉल पहुंची थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो भयानक खत्ती से बाहर हॉल में लौट आई थी। आज पूरे दिन जो कुछ उसके साथ हुआ था वो सब उसे अंदर से तोड़ता जा रहा था। म्यूजिक की धीमी लय पर डांस का माहौल था, जहाँ हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। बारात का माहौल अब अपने चरम पर था और सब लोग खुशी से झूमते हुए नाच रहे थे। शुजा ने उसका हाथ थाम कर कहा, चलो अर्शी, हमारे साथ डांस करो। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। रमशा की एंट्री हो रही है। इतनी उदास क्यों हो? अर्शी ने धीरे से इनकार कर दिया। नहीं, मैं डांस नहीं करना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन शुजा ने जिद की और ज़बरदस्ती ही सही, मगर वो उसे स्टेज तक ले गई। वो सब मिलकर डांस कर रहे थे, लेकिन अर्शी जैसे उन सब से अलग थी। उसके जिस्म के हर हिस्से में एक थकावट, एक चुभन थी। अरहम की छुअन का स्पर्श उसे अपने शरीर के हर हिस्से से अब तक महसूस हो रहा था। रमशा, जो कि दुल्हन बनी थी, खुशी से मुस्कुराते हुए हल्के हल्के स्टेप ले रही थी, लेकिन अर्शी का दिमाग तो अब तक आज के हुए हादसे पर ही अटका हुआ था। वो चुपचाप खड़ी थी और उसी पल दरवाज़ा खुला और जबार खान अंदर आया। ऊंचा, लंबा, दराज कद, चौड़ी छाती और गठीला जिस्म। वो देखने में बेहद हसीन था। 28 साल का नौजवान किसी भी एंगल से अपनी असली उम्र का नहीं लग रहा था। उसकी नज़रें अचानक अर्शी पर जा टिकीं और जैसे एक पल के लिए सारा मंजर थम गया। जबार खान, जिसे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई थी, वो अपनी जगह पर जमे हुए सामने खड़ी उस लड़की को एकटक देखता रहा, मगर उसका उदास चेहरा, उजड़ा हुआ हाल न जाने क्यों उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अचानक उसके दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया। काश ये आंखें खुशियों से भर जाएं, काश इस उदास चेहरे पर रंग बिखर जाए। काफ़ी देर तक वो अपनी जगह पर खड़ा उसे देखता रहा और फिर किसी के पुकारने पर वो अपनी माँ की ओर मुखातिब हुआ। वो मर्दाने की तरफ से यही पैगाम देने आया था कि दूल्हे को लाया जा रहा है, और अब उसकी निगाहें अर्शी पर ही टिकी हुई थीं। कहने को तो दूल्हा उसका छोटा भाई था और जबार खान बड़ा। शादी पहले उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन कभी उसने अपने लिए किसी को चुना ही नहीं था। मगर आज पहली बार, पहली नज़र में ही वो उस पर अपना दिल हार बैठा था। काफ़ी देर तक वो उस भीड़ में ही खड़ी रही और फिर अपनी हालत से परेशान होकर मैरिज हॉल के दरवाजे की ओर बढ़ गई। अर्शी दरवाजे के पास आकर ठिठक गई थी। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी, जैसे कोई अनजानी सी बेचैनी उसके वजूद में उतर आई हो। अंदर हॉल से ठहाकों की आवाज़ें आ रही थीं। रोशनी, खुशबू और हंसी का शोर था, लेकिन वो जैसे इन सब से बिल्कुल कट चुकी थी। दिल जैसे गले में आ गया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वो एक पल के लिए दीवार से टिक गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। सांस घुटने लगा तो उसने आंखें बंद करके गहरी सांस लेने की कोशिश की। अचानक उसने महसूस किया जैसे उसके पीछे कोई आ खड़ा हो। वो एकदम चौंक कर पलटी। सामने जबार खान खड़ा था। ऊंचा कद, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, हल्की सी बड़ी हुई दाढ़ी और आंखों में अजीब सी शरीफी और एक भरोसे का मेल था। वो अर्शी को देखकर मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ाकर उसके बराबर आकर खड़ा हुआ। आप ठीक हैं? काफ़ी परेशान लग रही हैं। जबार की आवाज़ में नरमी थी। अर्शी ने एक नज़र उसे देखा, पहचान गई थी। रमशा की तस्वीरों में कई बार उसे देखा था। वो जबार था, रमशा का जेठ। जबार ने गर्दन थोड़ी सी झुकाई। वैसे आप दुल्हन की क्या लगती हैं? वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। हालांकि उसके लिए जरा भी ये सब बेवकूफ़ी थी, मगर आज वो खुद से ये सब करते हुए जरा भी शर्मिंदा नहीं था। अर्शी की नज़रें झुकी हुई थीं, लेकिन उसका दिल जोर से धड़का। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, आपके भाई की साली, रमशा की बहन।
जबार के होंठों पर धीमी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसके लहजे में फिजा में कुछ और मुलामियत खुल गई हो। ओह अच्छा, फिर तो आप हमारी भी कुछ लगती हैं, वो आहिस्ता से बोला था। आपको कुछ चाहिए? अर्शी ने जल्दी से सिर उठाया और लहजा सामान्य रखते हुए बोली, नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, इसीलिए बाहर आ गई। जबान ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। उसकी आंखों में जो उदासी थी वो उसे छू गई, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी हंसी कहीं खो गई है। इतनी हसीन लड़की इतनी उदास क्यों लग रही है? वो नरम लहजे में बोला, जैसे कोई चुपके से दिल के बंद दरवाजे पर दस्तक दे गया हो। अर्शी ने आंखें चुरा लीं। जबार ने बात आगे बढ़ाई, वैसे आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। रमशा बहुत अच्छी लड़की है और आपकी तरह थोड़ी सी खामोश भी, लेकिन खामोशी में भी तो एक आकर्षक होता है ना, जैसे आपकी खामोशी जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह गई। अर्शी ने धीरे से सिर हिलाया। वो थोड़ा परेशान हो रही थी, उसकी बातें अब उसे बेचैनी में डाल रही थीं। जवाहर थोड़ा सा और करीब हुआ, लेकिन फासला बनाए रखा, पूरे सम्मान के साथ। इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है ना? कोई परेशानी, कोई दिल की बात जो जुबान पर नहीं आ रही? अर्शी ने धीरे से सर ना में हिला दिया। उसका दिल हर चीज से ऊब चुका था। जबान ने हल्के से मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। ठीक है, लेकिन अगर कभी कोई बात हो, कोई लम्हा जो दिल पर बोझ डाले, तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि यहाँ एक अजनबी ज़रूर है जो अजनबीपन से निकलने के लिए सिर्फ आपकी एक मुस्कान का मुंतजिर है। वो कहकर चुप हो गया, मगर उसके अल्फाज अर्शी के दिल पर एक नरम लेकिन गहरा नक्श छोड़ गए। अभी वो कुछ और कहता, इससे पहले अर्शी को सोचकर बोल पड़ी, आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। उसकी आवाज़ हल्की लेकिन पूरे भरोसे के साथ निकली। जबार खान ने तुरंत चेहरे पर संजीदा मगर मुलायम सा असर लाया, जैसे वो हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हो। जी हुक्म करें। अर्शी थोड़ा सा हिचकी, पलकें झुक गईं, उंगलियां एक दूसरे में उलझने लगीं। फिर धीरे से बोली, आप मुझे मेरे घर छोड़ सकते हैं? जबार के चेहरे पर हैरानी की लहर आई। वो थोड़ा सा चौंका, मगर अभी तो रुखसती नहीं हुई ना, खाना भी नहीं खाया आपने, और रमशा आपकी बहन ही है ना? वो बाइके में हैरान हुआ था। अर्शी ने एक लम्हा खामोशी के बाद धीमी सी आवाज़ में कहा, हाँ मेरी बहन है, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी सामान घर से लेना है और अभी किसी को कहने का मौका नहीं है। अगर आपके पास वक्त ना हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से बात कर लूँगी। उसकी आंखों में थोड़ी सी बेबसी थी, जैसे वो जिद नहीं कर रही, बस एक छोटा सा सहारा मांग रही हो। जबार का दिल धड़क उठा। जिस लड़की को वो पहली ही मुलाकात में दिल के करीब महसूस कर चुका था, वो अब खुद उससे एक छोटी सी ख्वाहिश कर रही थी। वो लम्हा जैसे उसके लिए ख़ास हो गया था। जी जी बिल्कुल, जबार फ़ौरन बोला। उसकी आवाज़ में खुशी भी थी और नरमी भी। आप जब चलना चाहें मैं हाजिर हूँ, और वैसे भी इतनी ख़ास गुजारिश को ठुकराना तो मेरे बस में है ही नहीं। अर्शी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखाई। जबार का दिल जैसे मोम हो गया था। वो दोनों एक साथ दरवाजे की ओर बढ़े, अर्शी थोड़ा पीछे पीछे, जबार उसके साथ साथ, लेकिन फासला बनाए हुए। बाहर शाम की हवा में ठंडक थी। जबार ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया, ये रही, आप आइए, आराम से बैठिए। अर्शी ने आहिस्ता से सिर हिलाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। जबार ने भी ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। जबार ने एक बार कनखियों से अर्शी को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। बालों की एक लट उसके गाल पर गिरी हुई थी। जबार को लगा जैसे उसकी शाम बहुत खूबसूरत हो गई हो। अर्शी की नज़रें बाहर थीं, लेकिन दिल और दिमाग अभी तक उसी हादसे में उलझे हुए थे जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। जिस शख्स को उसने अपना माना था, जिससे बेपनाह मोहब्बत की थी, 3 साल तक रिश्ता रखा था, आज उसी ने उसका वजूद बुरी तरह रौंद डाला था। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। अंदर हल्की हल्की खामोशी थी, लेकिन जवार के चेहरे पर मुस्कान थी जो उसके दिल की हालत छुपा नहीं पा रही थी। ड्राइविंग करते हुए वो बार बार सामने देखता, फिर कनखियों से अर्शी की तरफ, जो सिर झुकाए खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की एक परत थी, जैसे हर सवाल का जवाब उसकी पलकों के नीचे छुपा हो। जबान ने माहौल की संजीदगी को तोड़ने के लिए नरमी से पूछा, वैसे एक बात कहूँ, आप पर गुलाबी रंग बहुत जच रहा है। यह आपका पसंदीदा रंग है बस, या फिर बस यूं ही ले लिया? अर्शी ने जरा सा चेहरा मोड़ा, लेकिन आंखों में कोई चमक नहीं थी। थकी हुई आवाज़ में बोली, बस थोड़ा बहुत पसंद है, कोई ख़ास शौक़ नहीं। अब उसे क्या बताते, ये अरहम की पसंद थी और ख़ास अरहम के लिए ये रंग पहन कर गई थी, लेकिन आज उसे इस रंग से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। जबान ने बात का रुख बदला, पर लहजा हल्का फुल्का ही रखा
और आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? अर्शी ने एक पल को आंखें बंद की, जैसे कोई कड़वी याद दिल से गुजर गई हो। वो जवाब देना नहीं चाहती थी, खामोश रही। जबान ने नज़र उसके चेहरे पर डाली मगर कोई जोर नहीं दिया। फिर कुछ लम्हों बाद अर्शी ने धीरे से कहा, बीए तक। जबान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बस? मेरा ख्याल था आप बहुत काबिल होंगी। वैसे भी जो लोग ज़्यादा नहीं बोलते वो अंदर से ज़्यादा समझदार होते हैं। वो ज़्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी को पसंद करें तो आपकी ज़बान नहीं रुक पाती। अर्शी ने अब भी कोई जवाब न दिया। उसके चेहरे पर बेजारी की हल्की सी झलक थी, लेकिन जबान ने महसूस किया तो सही, पर जाहिर नहीं होने दिया। आपके घर में कौन कौन है? आपके माँ बाप? मतलब घर में कौन कौन होते हैं? जबान ने फिर सवाल किया, लेकिन लहजे में कोई तहकीकात नहीं, एक खामोशी थी, अपनापन था। बस अम्मी, अबू, मैं और रमशा हैं। वो छोटा सा जवाब देकर फिर खामोश हो गई। जबान ने एक लम्हे को सांस रोका, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर रुक गया। गाड़ी में फिर खामोशी छा गई। गाड़ी अब एक जाने पहचाने रास्ते पर मुड़ चुकी थी। अर्शी ने खिड़की से बाहर झांका। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक साधारण लेकिन साफ सुथरे से घर के सामने रुक गई। अर्शी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन कुछ पल के लिए ठहर गई, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर अल्फाज होठों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, उसने नज़रें झुकाए हुए कहा। जबान ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। शुक्रिया का नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य था। अगर कभी फिर ज़रूरत हो तो मैं मौजूद हूँ। अर्शी ने कोई जवाब दिए बिना कदम बाहर रखा। जबार की निगाहें उसके वजूद पर जमी रहीं। वो जैसे हर अदा को अपने दिल में दर्ज कर रहा था। चलने का अंदाज, दुपट्टा संभालने का तरीका, और वो खामोशी जो हर लफ्ज़ से ज़्यादा कुछ कह रही थी। वो जैसे जैसे दूर जा रही थी, जवार की मुस्कान गहरी होती जा रही थी। उसने गाड़ी का शीशा धीरे से ऊपर किया, लेकिन निगाहें अब भी अर्शी की पीठ पर थीं। एक खामोश सी दुआ उसके दिल में उठी थी। काश वो मुझे दिल से जान ले, जैसे मैं उसे जानने लगा हूँ। काश वो मेरी हो जाए। और कहते हैं ना, कभी कभी दिल से निकली हुई दुआ आसमान हिला देती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वलीमे की रस्म बहुत शान शौकत से अदा हुई थी। 2 दिन बीत चुके थे, मगर जबार के दिमाग में अर्शी का चेहरा लगातार घूम रहा था। उसकी खामोशी, सादगी और उलझी उलझी सी नज़रों का अंदाज दिल को कहीं गहरे से छू गया था। उस दिन के बाद उसने बार बार खुद से सवाल किया, मगर जवाब हमेशा एक ही मिला, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। शाम की साए दीवारों पर फैलने लगे। जबार धीरे से अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा धीरे से खोला तो अंदर हाजरा बेगम पलंग पर अधलेटी मोबाइल पर कुछ देख रही थी। जबार खामोशी से उनके पास आकर बैठ गया। हाजरा बेगम ने चौंक कर उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या हुआ, कोई काम है? बिना काम के तो तुम मेरे पास आते ही नहीं। माँ के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। जबार ने शर्मिंदगी से मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया। ऐसी बात नहीं है अम्मी, आपसे बातें करने का दिल कर रहा था। कुछ दिनों से दिल भारी सा है, सोचा आपसे दिल हल्का कर लूँ। हाजरा बेगम ने हैरानी से भौहें चढ़ाई। अच्छा, ये नई बात है। खैर, अब जो भी कहने आए हो सच सच बताओ, क्या काम है? जबार ने गहरी सांस ली और उनके हाथ पर अपनी उंगलियों की पकड़ मजबूत कर ली। अम्मी, मैं आपसे एक अर्जी लेकर आया हूँ, एक दरख्वास्त, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को नकारेंगी नहीं। आखिर इस घर का सारा खर्च मेरे जिम्मे है, तो मेरी बात को थोड़ी अहमियत तो मिलनी चाहिए ना। हाजरा बेगम ने फ़ौरन संजीदा लहजा अपनाया। बस बस, इतना मक्खन मत लगाओ, सीधी बात करो। कोई उल्टी सीधी बात हुई ना तो बाहर निकाल दूंगी। अब बोलो, क्या कहना है? उनका अपनी औलाद पर ख़ास रौब था। जबान ने उनकी आंखों में झांकते हुए थोड़ा हिचकिचाकर धीरे से कहा, अम्मी, मुझे अर्शी पसंद है, रमशा की बहन, मुझे उससे शादी करनी है। कमरे में एक पल को पूरी खामोशी छा गई। हाजरा बेगम ने मोबाइल नीचे रखा और अब इस बात से जबार की ओर देखने लगी, जैसे वो सुन तो रही हूँ मगर दिल यकीन करने को तैयार ना हो। क्या कहा तुमने? उनका लहजा मध्यम लेकिन सख्त था। अम्मी, मैं जानता हूँ आपको अचानक लग रहा है, लेकिन अर्शी सबसे अलग है। मैं उसे पसंद करता हूँ। सादा शरीफ खामोशी, मैंने जब से उसे देखा है दिल से निकल नहीं रही। हाजरा बेगम ने आंखें संकरी कर लीं, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? रमशा की बहन, वो एक मामूली सी लड़की, बेरंग सी लड़की, तुम्हें वो पसंद आ गई? तुम मेरे सबसे काबिल बेटे हो। मैं अदनान की शादी भी बहाना करती, लेकिन उसकी जिद थी। मगर तुम्हारे लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे लिए तो मैं चांद का कोई टुकड़ा लेकर आऊँगी। अपनी माँ की बात सुनकर वो फ़ौरन बोला था, अम्मी, उसका रंग रूप नहीं, उसकी खामोशी बोलती है। उसकी आंखों में एक दर्द है, एक मासूमियत।
मैं उसकी खामोशी में खो गया हूँ। मुझे उससे शादी करनी है सच में। मुझे नहीं चाहिए कोई चांद का टुकड़ा, मुझे वही चाहिए। हाजरा बेगम ने नजरें मोड़ लीं। अपनी सांस को समेटते हुए जवार की बात सुनने के बाद होंठ भींच लिए। उनके चेहरे पर संजीदगी गहरी हो गई थी। आंखों में फिक्र और सोच के भंवर ने जगह ले ली। वो अपने बेटे को मोहब्बत में डूबा हुआ देख रही थी, मगर उनका दिल माँ की तरह सतर्क था। जवार बेटा, तुम जज्बाती हो रहे हो। देखो, पहले मैं तुम्हारी भाभी को देखूंगी। रमशा का चाल चलन, रवैया, उनकी आदतें, अगर वो इस घर के काबिल निकली, हमारे साथ इज्जत से पेश आई, तभी मैं फैसला करूंगी कि अर्शी को बहू बनाना भी मुनासिब होगा या नहीं। जवार का चेहरा एकदम तन गया, जैसे किसी ने उसके अंदर की आग को हवा दे दी हो। बैठे बैठे एकदम सीधा हुआ और एक लम्हे को अपनी माँ की तरफ ऐसे देखा जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अम्मी, उसकी आवाज़ में पहली बार तल्खी से उभरी। ये कैसा फैसला है? मैं अर्शी से मोहब्बत करता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है, और आप उसकी बहन की बुनियाद पर फैसला करेंगी। हाजरा बेगम ने नरमी से समझाने की कोशिश की। बेटा, बात सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की नहीं, ये एक पूरे ख़ानदान का मामला होता है। अगर रमशा ने इस घर में कोई फसाद खड़ा किया तो अर्शी की इज्जत भी वैसे ही मुतासिर होगी। जवान ने कुर्सी से उठकर कदम 2-3 बार कमरे से आगे पीछे रखे, जैसे अंदर की बेचैनी समेटने की कोशिश कर रहा हो। फिर एकदम पलटकर माँ की आंखों में झांका। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं चलेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत को भाभी के संस्कारों की छानबीन से होकर गुजारा जाए। अर्शी अलग है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। मैंने आपको इज्जत से आकर अपनी बात बताई, बस यही चाहता हूँ कि आप मान जाएं। लेकिन अगर आपने मेरी बात को रद्द किया तो फिर मैं भी अपने फैसले पर कायम रहूँगा। क्या मतलब? हाजरा बेगम के लहजे में उलझन के साथ साथ नाराज़गी भी शामिल हो गई। मतलब ये अम्मी, अगर मेरी शादी अर्शी से ना हुई तो मैं इस मुल्क को छोड़कर चला जाऊँगा, और हाँ, फिर माँ बेटे का रिश्ता भी बस यहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके लहजे में वो जिद थी जो कम ही माँ ने सुनी थी। हाजरा बेगम का दिल धक से रह गया, आंखों में नमी उतर आई। बेटे के लहजे में ऐसी जिद, ऐसी बेताबी पहले कभी न देखी थी। उनका हाथ लरच गया, मोबाइल पलंग पर गिर गया और नजरें झुका लीं। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, मैं राजी हूँ। अगर तुम इतनी शिद्दत से चाहते हो तो मैं इनकार नहीं करूँगी। लेकिन जवार, तुम वादा करो कि तुम ये सब निभाओगे, कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटोगे। जवार का चेहरा खिल उठा। उसने आगे बढ़कर माँ के हाथ थाम लिए, उनके माथे पर प्यार दिया। अम्मी, अर्शी मेरा इंतखाब नहीं, मेरी दुआ है, और दुआ कभी बेमकसद नहीं होती। और मैं वादा करता हूँ, मैं किसी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा। हाजरा बेगम ने बेटे को सीने से लगाया, मगर उनकी आंखों में अब भी अर्शी की आने वाली ज़िंदगी के लिए 1000 सवाल छिपे हुए थे। वक्त गुजरा था और ठीक 1 हफ्ते बाद उन्होंने अर्शी के माँ बाप की तरफ चक्कर लगाया था। वहाँ जाकर जब उन्होंने अपनी अर्जी पेश की तो चंद लम्हों बाद ही उन्हें इनकार मिल गया था। वो एक ही घर में 2 बेटियां रुखसत नहीं करना चाहते थे, जबकि वो डर चुके थे, क्योंकि अपने बेटे का दीवानापन वो देख चुकी थीं, मगर अब बेबस हो गई थीं। रात गहरी हो चुकी थी। जवार खान अपने कमरे के कोने में रखे सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक धीरे से दरवाज़ा खुला और हाजरा बेगम अंदर दाखिल हुई। उनके कदम नरमी से ज़मीन पर पड़े। जवार ने चौंक कर सर उठाया और फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया। अम्मी, इस वक्त आप? खैरियत? आप मुझे बुला लेती, सब ठीक तो है ना? हाजरा बेगम धीरे से चलती हुई उसके करीब आई और सोफे के बाजू पर बैठ गई। चेहरे पर गहरी संजीदगी और आंखों में किसी फैसले की थकान थी। बेटा, ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर हमारा जोर नहीं चलता। चाहे हम लाख चाहें, कुछ रिश्ते, कुछ ख्वाब हमारे बस में नहीं होते। और हमें? जवान ने नरमी से उनकी बात काटी। अम्मी, जो बात है सीधे कहिए। उसका दिल अनजाने एहसास से धड़का था। हाजरा बेगम ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे हौसला जमा कर रही हों। फिर धीरे से बोली, आज मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारी भाभी के मायके गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो एक ही घर में 2 बेटियां नहीं देंगे, एक बेटी दे दी वही काफ़ी है। ये सुनते ही जवार की आंखों में जैसे शोले दहक उठे। वो झटके से उठकर खड़ा हुआ, लैपटॉप बंद कर दिया और सामने खड़ी अपनी माँ को गुस्से से देखने लगा। क्या ये होते कौन है जवार खान को इनकार करने वाले? आज तक मुझे किसी ने मना करने की ज़रूरत नहीं की, और वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आपने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ? हाजरा बेगम ने दुख भरी आवाज़ में कहा। बेटा, हम लड़के ख़रीदने नहीं गए थे,
हमने रिश्ता मांगा था, उनसे दरख्वास्त की थी और उनका हक है कि वो इनकार करें। हक? जबार का लहजा जहर से भरा हो गया। तो ये इनकार है तो ठीक है, अब मैं भी देखता हूँ उनकी बेटी इस घर में कैसे रहती है। अर्शी अब मेरी है, सिर्फ मेरी, और अगर वो मेरी बीवी ना बनी तो यकीन करें अम्मी, छोटे का घर भी नहीं बसने दूंगा। ये लड़की वापस अपने घर जाएगी और आप जानती हैं ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाजरा बेगम को जैसे झटका लगा। उन्होंने बेटे के चेहरे को देखा जो गुस्से, जिद और अना से सुर्ख हो रहा था। वो उठकर खड़ी हुई और जबार के बाजू पर हाथ रखा। जबार बेटा, ऐसी बातें ना करो, रिश्ते जिद से नहीं जीते जाते। अर्शी तुम्हें पसंद है, मैं जानती हूँ, मगर इस तरह नहीं, इस तरह तुम सब कुछ खो दोगे। जबार ने उनकी तरफ देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई नरमी न थी। अम्मी, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, जो कुछ करना है वो अब मैं करूँगा। माँ ने आह भरी एक लम्हे को कुछ कहना चाहा, लेकिन जानती थी अब जबार की जिद पहाड़ बन चुकी थी, जिसे नरम लफ्जों में हिलाया नहीं जा सकता था। वो खामोशी से पलट गई और कमरे की फिजा में उस रात सिर्फ एक फैसला गूंज रहा था जो जबार पूरे दिल से कर चुका था। और फिर वही हुआ जो उसने कहा था। अदनान ने अपने भाई जबार की आंखों में अर्शी के लिए मोहब्बत के जो जज्बे देखे थे, उनसे वो अनजान नहीं था, और अब इनकार की वजह से उसका भाई अंदर से टूट चुका था। और जबार कितना जिद्दी था, कितना अनापरस्त, ये तो अदनान भी जानता था। अदनान ने जबार के कहने पर अपनी बीवी को रवाना कर दिया। वो घर का बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप था, जो सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले चुका था। रमशा अपने मायके में 2 दिन रुकी थी और रमशा का घर टूटने से बचाने के लिए अर्शी के माँ बाप ने इस शादी के लिए मजबूरन हामी भर ली थी। वो अपनी एक बेटी के लिए दूसरी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकते थे। कमरे में गहरे सुकून का राज था। बेड पर अर्शी सर झुकाए बैठी थी, सर पर रेशमी दुपट्टा ढलका हुआ था और हाथों की मेहंदी में दबी उंगलियां बार बार आपस में उलझ रही थीं। हर लम्हा, हर सांस जैसे उस पर भारी हो रहा था। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी, दिल पर बोझ था, एक ऐसा बोझ जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन न था। ये निकाह उसकी रजामंदी से नहीं हुआ था। रुखसती का लम्हा उसके लिए किसी सजा से कम न था। वो जानती थी जबार उससे मोहब्बत करता है, लेकिन उसके लिए मोहब्बत अब बेमानी हो चुकी थी। एक मर्द ने उसका एतबार तोड़ा था और दूसरा वो उसके एहसास को रौंद रहा था, उसकी कमजोरी को हथियार बनाकर। उसे मर्द जात से ही नफरत हो गई थी। उसके माँ बाप ने उसे समझाया था, रिश्ते रिश्ते निभाने के फ़ायदे गिनवाए थे, रमशा के घर की बुनियाद बचाने की बात की थी। जबार लड़का बुरा नहीं है, कमाता है, अपना कारोबार है, इज्जतदार है, संभाल लेगा तुम्हें। ये वही जुमले थे जो अर्शी के कानों में अब भी गूंज रहे थे, लेकिन वो ये सब सुनकर खामोश रही थी, क्योंकि उसके पास अब बोलने की ताकत ही कहाँ बची थी। एक लड़की जिसकी रजामंदी को नज़रअंदाज करके सिर्फ हालात की बुनियाद पर फैसले लिए गए थे, वो कैसे खुश रह सकती थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। बाहर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। शायद घर वाले जाग रहे थे, शायद वो जबार की आमद का इंतजार कर रही थी। लेकिन अर्शी का दिल चाह रहा था वक्त वहीं रुक जाए, वो दरवाज़ा कभी ना खुले और वो इस कमरे में यूं ही बैठी रहे, अकेली, खामोश, अपने जख्मों के साथ। कुछ पल बाद ही कुछ बच्चे आ गए थे, उसकी ननद के 2 बेटे, और फिर उसके पास ही मोमानी मोमानी कहकर लेट चुके थे। अनजाने में ही उसे कुछ राहत महसूस हुई। कुछ पल बाद अचानक दरवाजे के हैंडल पर किसी के हाथ की हल्की सी हरकत सुनाई दी और अर्शी का दिल जोर से धड़का। वो लम्हा आ पहुंचा था, जबार आने वाला था। उसका वजूद अंदर से टूट रहा था। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसे एकदम गुस्सा आया था। लेकिन अगले ही पल उसने अपना सर झटक दिया। वो धीरे से कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए बोला था, तो क्या इतनी बेजार हो मुझसे कि मेरा करीब आना भी तुम्हें पसंद नहीं और तुमने बच्चों को अपने पास सुला लिया? अर्शी की आंखों में गुस्से की झलक उभरी। वो एकदम गुस्से से बोल पड़ी, क्यों बेजार न हो? आपने मेरे माँ बाप को ब्लैकमेल करके ये शादी की है। वो बिना सोचे समझे बोल गई थी। उसके लहजे पर वो बेख्तियार हंसा और उसे देखते हुए बोला, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, पहली नज़र में पसंद आ गई थी तुम। ब्लैकमेल नहीं किया, बस तुम्हें हासिल किया है। हाँ कह सकती हो तरीका गलत था, लेकिन देखो मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, तुम्हें हासिल कर लिया। जबार के लहजे में एक गहरा एहसास था। वो कुछ और कहता इससे पहले ही वो बोल पड़ी थी, ऐसे हासिल पर मैं लानत भेजती हूँ। आंखों में बेख्तियार आंसू बहने लगे थे। वो जो अब तक सिर्फ उसे तंग कर रहा था, अब उसे रोता देखकर सच में परेशान हो गया था। फौरन उसकी तरफ बढ़ा और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
अर्शी की आवाज़ कांपती हुई निकली। मुझे सब पता है। जब तुम्हें सच पता चलेगा ना, तो तुम कभी मुझे कबूल नहीं करोगे। अपनी जिद में तुम इस कदर आगे बढ़ गए थे कि मुझे एक बार बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं चाहती थी शादी से पहले तुम्हें हकीकत बता दूं, लेकिन तुमने इतना मौका नहीं दिया और अब मैं बिना सच्चाई बताए तुम्हारे साथ किसी भी रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती। मुझे पता है मेरे सच को जानने के बाद तुम मुझे छूना भी पसंद नहीं करोगे। उसकी बात सुनकर वो अपनी जगह पर सन खड़ा रह गया और फिर कुछ सोचकर उसने दोनों बच्चों को कमरे से बाहर भेज दिया। वो अब उसके पास बैठ चुका था और उसे देखते हुए बोला, क्या बात है, सब ठीक है ना? अर्शी ने खुद को संभाला और तेजी से कहा, मुझे तुम्हें एक हकीकत बतानी है और तभी मैं इस रिश्ते की शुरुआत कर सकती हूँ। जबार ने फौरन उसकी तरफ होकर कहा, तो फिर बोलो क्या बात है? अर्शी ने अपनी नज़रें झुकाईं और फिर रोते हुए धीरे धीरे सब कुछ अरहम के बारे में बताती चली गई। उससे डर लग रहा था, लेकिन उसने एक भी बात नहीं छुपाई थी। आंखों में दर्द, जुबान से निकला हर लफ्ज़ जैसे उसकी रूह को छलनी कर रहा था। उसकी बातें सुनकर वो अपने अंदर हिम्मत जमा करते हुए बोला था, तुम झूठ बोल रही हो ना? अर्शी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं झूठ नहीं कहती, ये सब सच है, सब सच। जबार, जबकि वो बेख्तियार बोला था, मैं जान से मार दूंगा उस बदबख्त शख्स को। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? तब वो फौरन बोली थी, क्या हासिल होगा मुझे झूठ बोलकर? मुझे तो अभी कुछ हासिल नहीं है। मुझे मालूम है तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें हकीकत खुद बता दी ताकि तुम मेरे साथ कुछ और न कर सको। जबार खामोशी से दूर हो गया था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बड़ा सच सुन लेने के बाद इतनी आसानी से उसकी तरफ रुझान रखे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अर्शी बिल्कुल चुप थी। उनके बीच मौजूद तनाव हर शख्स को महसूस हो रहा था, लेकिन वो दोनों ही खामोश थे। वक्त का पहिया घूमा था और जबार हार गया था। जो शख्स मोहब्बत करता है वो हर गलती माफ़ कर देता है। उसने अपने दिल को ये कहकर समझाया था कि वो उसकी मोहब्बत है। पहले वो उसके निकाह में नहीं थी, मगर अब है। लेकिन उसने ख्वाहिश जाहिर की थी, मुझे अरहम से मुलाकात करनी है, मैं एक बार उससे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। उसने मना किया था, मगर वो जिद में था और उसकी जिद पर ही वो राजी हो गई थी। आखिर को अपना रिश्ता भी अब उसे बचाना था। रेस्टोरेंट का वही पुराना माहौल था, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था। शाम की हल्की रोशनी में नरम म्यूजिक के साथ टेबल्स पर चमकती हुई बत्तियों की झलकियों के दरमियान अर्शी और जबार अरहम के साथ बैठे थे। अरहम की नज़रें अर्शी की तरफ उठी। वो खामोश थी, जैसे उसके दिल में बीती हुई बातें उसे अपने अंदर दफन करने का हुक्म दे रही थीं। जबार ने गहरी सांस ली, फिर अरहम की तरफ देखा, जो खुद को शर्मिंदगी में डूबा हुआ महसूस कर रहा था। अरहम ने जबार की तरफ देखकर आहिस्तगी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें और अर्शी को इतनी तकलीफ़ दी। ये सब गलत था। तुम दोनों के साथ जो कुछ हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आवाज़ में रुलाई थी, जैसे दिल की गहराई से निकली हुई हो। जबार का दिल नरम हुआ। ये बात वो अब तक 36 बार कह चुका था। हाँ, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन फ़िलहाल जो शर्मिंदगी उसने अरहम की आंखों में देखी थी वो उसे वहाँ बैठने पर मजबूर कर गई थी। अरहम सर उठाकर अर्शी की ओर देखने लगा, फिर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था अर्शी कि हमारा सामना इस तरह होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुमने ठीक कहा था, मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा और उसे करना भी नहीं चाहिए। मैंने अपने इन गंदे हाथों से अपनी मोहब्बत को बर्बाद किया है। मुझ जैसे शख्स को मोहब्बत मिलने का कोई हक नहीं। जबार अब भी बिल्कुल खामोश था। अरहम आगे बोला, मैं तुमसे इसीलिए आखिरी बार मिलना चाहता था कि तुमसे एक बार मिलकर माफ़ी मांग सकूं। खुदा के लिए मुझे कभी बद्दुआ मत देना। अल्लाह मुझे भविष्य में बेटी देगा, और अगर तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई और मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। और उसकी बात सुनकर अर्शी एकदम तड़प उठी थी। 3 साल का रिश्ता था दोनों का, कोई मामूली बात नहीं थी। वो उसकी पहली मोहब्बत थी। आंखों से आंसू बहने लगे। जबार की नज़रें भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो बेवकूफ़ मर्द यही गुमान कर रहा था कि वो अरहम की दी हुई अजियत की वजह से रो रही है, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बीवी उसके ही बराबर में बैठी अपनी मोहब्बत को देखकर तड़प कर रो रही है। अरहम अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और जबार की तरफ देखते हुए बोला, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपकी ज़िंदगी में अर्शी आई है। मैं दुआ करूँगा आप दोनों हमेशा पूरी ज़िंदगी साथ रहें। हो सके अर्शी तो तुम मुझे माफ़ ज़रूर कर देना।
ये बोलकर वो ठहरा नहीं था, जल्दी से पीठ मोड़कर जाने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि वो रोकर खुद को अर्शी के सामने कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता था। वो वहाँ से चला गया, अपनी पहली मोहब्बत को दिल के किसी कोने में दबाए हुए, जो शायद अब जिंदगी भर उसे टीस देने वाली थी। जबान ने उसकी पीठ का दूर तक पीछा किया था, जबकि अर्शी सर झुकाए आंसू पहुँच चुकी थी। अचानक ही जबान ने उसका हाथ थाम लिया और उसका हाथ अपने लबों से लगाते हुए बोला था, कभी भी जिंदगी में खुद को तन्हा मत समझना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ हर मकाम पर खड़ा रहेगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इल्ज़ाम नहीं दूंगा, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था। मेरे नसीब में यही लिखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ये सब काम करता हूँ, तो अल्लाह ने मुझे भी इस्तेमाल की हुई चीज़ दे दी। लेकिन मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा, मैं खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह देख कर अता करता है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना अर्शी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जबकि वो बेख्तियार मुस्कुरा दी थी, दिल ही दिल में वो सुकून से हो चुकी थी। अल्लाह ने अगर उससे कुछ छीना था तो उसके बदले उसे बहुत कुछ दे भी दिया था। वो शख्स इतनी बड़ी हकीकत जान लेने के बाद भी उसे कुछ नहीं कह रहा था, तो वो भला कितनी मोहब्बत कर सकता था। वो बस सोच कर रह गई थी। और फिर ऐसा ही हुआ था। दुनिया ने देखा था जबार खान किस तरह अपनी बीबी के कदमों में निछावर हो जाता था, जबकि वो तो चंद ही महीनों में उस पुराने ताल्लुक को भूलकर अपनी आने वाली ज़िंदगी में मगन हो गई थी। और यही बात जबार के लिए सुकून की राह थी। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।